तो क्या हाल है दोस्तों। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एनडीए है, सीडीएस है, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो गया, या यूपीपीसीएस है, या बीपीएससी है, तो आपको पता होगा कि लास्ट कुछ एक साल के अंदर बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस आए हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीका में बदलाव आया है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसी के अकॉर्डिंग आपके तैयारी में भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो दिन ढल गए जब रट रट के काम चल गए। तो हम पढ़ने का नया अप्रोच लेके आए हैं, और इसमें आपको पता होगा बदलते हुए पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो वेटेज आज के टाइम पे है, सबसे ज़्यादा नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये इतना वास्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें सारा फैक्ट, सारा इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात ये है कि इसका कोई सोर्स नहीं मिलता। अगर पढ़ने जाओ तो एटलस अलग से मैप्स के लिए पढ़ना पड़ता है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अलग से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और इतना वास्ट है, इतना इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो मैं उसी चीज़ को बहुत आसान और बहुत नए अप्रोच के साथ पढ़ाने के लिए आया हूँ, ताकि आप, हमारा जो मोटिव है कि ऐसे पढ़ोगे तो चाह के भी भूल नहीं पाओगे। मतलब पढ़ना ऐसा है कि भूलने के लिए मेहनत करना पड़े, याद रखने के लिए नहीं। तो इस फ्रेश अप्रोच के साथ हम पूरा जो मास्टरिंग द वर्ल्ड मैप सीरीज़ है उसका 3rd लेक्चर लेके आए हैं। और इसमें हम बेसिकली G7, G4, G8, G20, G33, कॉफ़ी क्लब, P5, P5+1 जैसे जो कंट्रीज़ होते हैं, इनके ग्रुपिंग्स में कौन कौन से मेंबर हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो G4 में है, उसमें से G7 में भी कुछ हैं, G7 में जो है उसमें से कुछ G20 में है, उसमें से कुछ P5 में है। तो इतना कन्फ्यूज़न होता है, इतने सारे नाम होते हैं, और लगातार क्वेश्चन पूछे गए इससे, तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ही सरल और एक नए अप्रोच के साथ आया हूँ, और इतना आसानी से हम पढ़ेंगे कि याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही एक और ग्रुपिंग है जो कि खास करके एशिया में आते, एक नहीं कई सारे ग्रुपिंग्स हैं जो कि एशिया को कंसर्न करते हैं, जैसे कि सार्क हो गया, बीमस्टेक हो गया, आसियान हो गया, आरसीईपी हो गया, एससीईओ हो गया। तो उनके मेंबर्स को कैसे याद रखें, उसके लिए मैंने इसके पहले वाले में, यानी कि पार्ट 2 में, मास्टरिंग द वर्ल्ड मैप सीरीज में जो पार्ट 2 है, उसमें हमने वो डिस्कस किया था। एकदम नया अप्रोच है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, तो वो लेक्चर भी जाके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले G4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए G4, G7 इसका मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 33, यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं वो हम देखते हैं। G4 नहीं, सबसे पहले P5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका क्या है। P5 का मतलब होता है परमानेंट 5 या द बिग 5 कहते हैं। ठीक है, अब P5 याद कर लेंगे, G7 याद कर लेंगे, G4 याद कर लेंगे, जो कि तीनों याद करना आसान है, तो G20 अपने आप याद हो जाएगा। ये वो तरीका है, मैं कैसे ये बता रहा हूँ, कैसे करेंगे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे याद रखेंगे, 5 कंट्री कौन से हैं। इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर को जानना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 या 2 कर लेते हैं बेसिकली, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली जो 2 गुट थे, एक तरफ था अलाइड पावर्स कहते हैं जिसको, उसमें से खास करके आपको यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, ये 4 कंट्री दिखते हैं, और हालांकि चाइना भी इनके सपोर्ट में था, है ना। और एक तरफ था जर्मनी और उसके जो साथी हैं, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, वो। ठीक है, उनको आगे चल के हम पहले सेंट्रल पावर्स कहते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम उनको एक्सिस पावर्स कहते थे। इनको वर्ल्ड वॉर 1 में भी अलाइड पावर्स कहते थे, उनको अलाइड पावर्स, उनको वर्ल्ड वॉर 1 में हम सेंट्रल पावर्स कहते थे, और सेकेंड में एक्सिस पावर्स कहेंगे। इसमें जर्मनी आ जाता है, जापान आ जाता है, ये पता ही होगा। इसमें इटली आ जाता है, मुसोलिनी था इनके तरफ से, जर्मनी की तरफ से हिटलर था, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे 2 बॉम्ब गिराए, तब जाके वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो देखिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बॉम्ब गिराए गए, और उसके 6 दिन के बाद 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था जापान ने। उसके बाद इन्होंने, जो खास करके अलाइड पावर्स हैं, जो विक्टोरियस हुए, जो जीत गए, तो इन्होंने देखा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना जरूरी है, और एक ऐसा संगठन का होना बहुत जरूरी है जिसके हाथ में ताकत हो, जो आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे कोई घटना ना होने दे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक ऐसा ही संगठन बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, है ना, वो पर इवेंचुअली वो फेल हो गया, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अगर वो कामयाब हो जाता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। तो लीग ऑफ नेशंस को हटा के फिर यूनाइटेड नेशंस का स्थापना किया गया, और उसके बेसिकली जो लीडर्स हैं वो यही हैं। अब आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, यूएनएससी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, द सेक्रेटरीट है, ऐसे कई सारे हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें मेन जो एक्चुअली में अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उन सभी ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा रोल प्ले है आज के टाइम पे। इसके पीछे रीज़न ये है कि पूरा दुनिया में जो ग्लोबल टेररिज्म है, कितना बड़ा इशू आपको पता है, और इसको हैंडल करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन्हीं को P5 या द बिग 5 कहा जाता है। और याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस यही, जो अलाइड पावर्स थे बेसिकली, जो विक्टोरियस हुए, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करना था, तो उन्होंने अपने आप को 5 परमानेंट मेंबर बना दिया 1945 से। बस हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, है ना। यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। हालांकि चाइना के साथ सीन ये है कि चाइना में आपको पता ही होगा 1949 तक एक सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें 2 पार्टीज थे बेसिकली, एक तरफ कम्युनिस्ट थे, एक तरफ नेशनलिस्ट थे।
जो कम्युनिस्ट थे वो जीत जाते हैं, 1949 में सिविल वॉर खत्म होता है, और जो नेशनलिस्ट थे वो छोड़ के आ जाते हैं। और इधर मैप में अच्छे से क्लैरिटी दिख नहीं रही यहाँ पे, है ना, आप समझ लीजिए इस तरफ एक कंट्री जिसको ताइवान कहते हैं, है ना। तो पहले पूरा जो चाइना है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कहते थे। अब जो नेशनलिस्ट थे वो हार जाते हैं और वो आके ताइवान में बस जाते हैं, तो ताइवान को आज के टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। और तब से फिर चाइना को हम PRC, है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। तो ROC और PRC, इसको लेकर भी बहुत सारा डिबेट है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, सिंस ROC के नाम से था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से था 1945 से चाइना की मेंबरशिप, तो एक्चुअली में कायदे से ये देखा जाए तो 1945 से लेके 1971 तक तो जो PRC है, जो बाद में यानी कि जो कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में जो चाइना आया, वो चाइना ना होके ROC यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ताइवान के हाथ में मेंबरशिप था, परमानेंट मेंबरशिप। इवेंचुअली 1971 में ताइवान को निकाला जाता है और जो चाइना है PRC उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाती है, क्योंकि यही मानना है दुनिया में 10-12 कंट्री छोड़ के ज़्यादातर यही मानते हैं कि ये वाला जो चाइना है वो ओरिजिनल चाइना यानी कि PRC। तो ताइवान को निकाला जाता है, ROC को निकाला जाता है, और जो PRC है वो इसका मेंबर बन जाता है 1971 में। और दुनिया के ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्हीं को P5 या द बिग 5 कहा जाता है। देखिए मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, पर एक बार अगर इस लॉजिक से समझ गए तो आपको दोबारा P5 कौन कौन है खोल के देखने नहीं पड़ेगा। बस वर्ल्ड वॉर 2 याद रखना है, USA था, UK था, फ्रांस था, रशिया था, चाइना था, और यही 5 परमानेंट मेंबर हैं। बस हो गया, डन, इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ लोड है ही नहीं। इसके बाद आते हैं P5+1। ये +1 को लेके भी UPPCS में सवाल पूछा गया है और भी कई जगह पे सवाल पूछे गए। UPPCS वाला मेरे को लास्ट याद आ रहा है, 3 या 4 साल पहले पूछा गया था कि P5+1 जो टर्म है उसमें जो 1 है, +1, ये किसके लिए स्टैंड करता है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें जर्मनी, जिनको पता है वो टिक कर गए थे। देख रहे होंगे कि जो पिछला वाला मैप था और ये नए वाले मैप में बस एक ही अंतर है कि इसमें जर्मनी का मैप आ गया और ये एक ईरान का मैप है, इसको इनसर्कल करके रखा है। मैं बताता हूँ ये क्यों किया हुआ। तो P5+1 जो है, +1 जर्मनी के लिए है। अब एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि P5 परमानेंट 5 जो मेंबर्स हैं, है ना, इसमें से जर्मनी दावेदारी ठोक रहा है कि भैया हम भी तो वर्ल्ड वॉर 2 में उतना ही बड़े रोल प्ले किए थे, भले हार गए जो भी है, तो मेरे को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ऊपर से ये भी था कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तब से ही जर्मनी पे रिपेरेशन कॉस्ट लगा दिए गए थे अलाइड पावर्स के द्वारा कि भैया आपको हमारा जो नुकसान हुआ है वो आपकी वजह से हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आपने स्टार्ट किया, क्योंकि जर्मनी को ब्लेम दिया गया था सारा, तो आप भरपाई करोगे। भरपाई करते करते बहुत साल लग गए ना, 2010 में आके कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद से कि अब जर्मनी एलिजिबल है, ऐसे ऐसा लोग बोलते हैं कि एलिजिबल है कि भैया अब हम अपने कोई परमानेंट मेंबर बनाओ, इसलिए P5+1 है। ये लॉजिक गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। P5+1 में जरूर जर्मनी +1 के लिए स्टैंड करता है, पर इसके पीछे रीज़न ये है, 2015 में, है ना, 2015 में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ना, बेसिकली एक एग्रीमेंट था, एक फ्रेमवर्क डील है, जो बेसिकली ये 6 कंट्री ने मिलकर किया था ईरान के साथ, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बन रहा था। आपको सबको पता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के होड़ में कब से लगा हुआ है ईरान। पर ईरान और इराक जो मिडिल ईस्ट में है, ये शिया बहुमूल कंट्री है, सबको पता है, शिया बहुल कंट्री है। और वहाँ से बगल में चले जाएंगे तो जो अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें सऊदी अरबिया वगैरह आते हैं, ये सारे सुन्नी मेजोरिटी कंट्री हैं। अब सुन्नी मेजोरिटी कंट्री जैसे सऊदी अरबिया है, ये USA के साथ अच्छे गांठ है, और जो सुन्नी कंट्रीज, शिया कंट्रीज बच गए, ईरान और इराक, इनका सऊदी अरबिया के साथ नहीं बनता है, क्योंकि सऊदी अरबिया चाहता है कि उस पूरे मिडिल ईस्ट वाले एरिया में सुन्नी मेजोरिटी जो है, यानी कि सुन्नी डोमिनेंस हो, और ये ईरान और इराक के रहते हुए काउंटर करने में इसको मुश्किल आ रही थी। तो USA का साथ देता है, और USA सऊदी अरबिया के कहने पे एक तरीके से, या साथ में कह सकते हैं, क्योंकि USA को भी मिडिल ईस्ट में एक एलाई चाहिए, तो सऊदी अरबिया के कहने पे ईरान और इराक को हमेशा से टारगेट करता रहा है। तो सऊदी अरबिया कभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना ले, और ये USA के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो USA भी एक तरीके से हमेशा से रहा है कि ईरान कभी न्यूक्लियर मिसाइल ना बना पाए, सऊदी अरबिया का इंटरेस्ट है इसमें, है ना। अब बेसिकली आगे चल के टोटल इसको, अच्छा ये जो P5+1 है ना, तो ये 6 कंट्रीज साथ में आते हैं मिलके, सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं, और 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 3 नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, दिख रहा होगा। ये जो 6 कंट्री हैं मिलकर आके ईरान के साथ एक न्यूक्लियर कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क डील साइन करना चाहते हैं, जिसको JCPO कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत यही होगा कि ईरान अब अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह को रोकना पड़ेगा, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट कर रहा है ना, वो रोकना पड़ेगा, ताकि वो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप ना कर सके, जिससे सऊदी अरबिया को खतरा होगा, क्योंकि उससे फिर USA का दोस्त है सऊदी अरबिया। तो सीधा सीधा हिसाब किताब यही है। तो ये इसलिए मैंने सबका फ्लैग एक तरफ रखा है, ईरान का एक तरफ रखा है, ताकि यही इमेज दिखेंगे तो शायद आपको इमेज से ही कुछ याद आ जाए, यानी कि ये है नहीं मेंबर, याद रखना है। इसको रोकने के लिए बेसिकली ये 6 लोग साथ में आए थे। इसी को E3+3 बोल के भी बुलाया जाता है, E3+3 याद रखिएगा, E3+3, क्योंकि 3 यूरोपियन कंट्री हैं, इसमें से दिख रहा होगा, जर्मनी यूरोपियन है, फ्रांस यूरोपियन है, और UK, है ना, ये 3 यूरोपियन कंट्री है, और 3 नॉन यूरोपियन है। कौन कौन सा हो गया? USA हो गया, चाइना हो गया,
और रशिया हो गया। तो बस कुछ नहीं, इसको P5+1 कहते हैं, तो P5 का मेंबर आपको पता ही है ना, उसमें से एक जर्मनी को ऐड कर देना, हो गया काम खत्म। अब इसके पीछे का लॉजिक और रीजन सारा पता चल गया, जो गलत रीजन जान रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है एक्चुअल में बहुत सारे जगह पे यही वाला रीजन बताया जाता है कि जर्मनी को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए बोल के, वो रीजन गलत है। ये सब मिलके एक डील करने आए थे ईरान के साथ, नहीं तो भैया सैंक्शन लगा देंगे अगर तुम न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग रोकोगे नहीं तो, है ना। तो ईरान पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया इसी को लेकर। आगे चलते हैं। G4 एंड कॉफ़ी क्लब, कॉफ़ी क्लब कंट्रीज किनको कहते हैं, है ना, ये नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, या सुना भी होगा तो एक आध बार, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते होंगे। आते हैं देखते हैं। सबसे पहले G4 ग्रुप ऑफ 4, ये कौन से कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो। बेसिकली जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से बढ़ोतरी हो, और 4 ऐसे कंट्री हो जो अपना दावेदारी पेश करते हैं। क्योंकि वो जो 5 कंट्री हैं उनके अलावा जैसे ब्राज़ील है, इंडिया है, ऊपर से आप देख सकते हैं जर्मनी है, ये सारे कंट्रीज़ हैं वो जो कहते हैं कि नहीं भाई अपने को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि हम भी यूनाइटेड नेशंस में उतने ही, जैसे इंडिया है काफ़ी सारे मात्रा में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज जिनको ब्लू बैरेट्स कहते हैं, वो नीले रंग का कैमोफ्लेज आर्मी वाले ड्रेस पहनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कहने को ये कह सकते हैं ब्राज़ील भी बहुत बड़ा कंट्री है, अगर सरफेस एरिया के हिसाब से देख ले, पॉपुलेशन के हिसाब से देख ले, जीडीपी के हिसाब से देख लें, तो ये सब कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि हम दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं आप ही मिलकर देश दुनिया चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, और जो वाकई से हकदार हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। उसमें से 4 कंट्री हैं जो अपना दावेदारी पेश करते हैं, उसमें से इंडिया है, ब्राज़ील है, जापान है और जर्मनी है। जर्मनी का नाम तो वो कन्फ्यूज़न था तो वहाँ से दिमाग में आ ही गया होगा, इंडिया ऑब्वियसली हमेशा से रहेगा। ब्राज़ील है तो याद रखिएगा, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, और जर्मनी तो था ही, और साथ में जापान है। जापान भी दुनिया में अगर देखेंगे जीडीपी में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, डेवलपमेंट, कोई भी जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं सब पे बहुत अच्छा खासा खरा उतरता है। तो ये 4 कंट्री हैं जो अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी, पर फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर और होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी टोटल 20 साल के लिए, 20 साल के लिए, 20 साल के लिए ऐसे चलता रहेगा। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने जाते हैं 2-2 साल के टर्म के लिए, और टोटल मतलब 20 साल के बाद फिर वो रिपीट हो सकता है, या कोई कंट्री एक बार 10 साल के लिए रह लिया, है ना, मतलब 20 साल के लिए रह लिया, यानी कि टोटल 2-2 साल की मेंबरशिप होती है 10 कंट्री की, और 20 साल के बाद फिर से नए ऐड होते रहेंगे, है ना। उनके पास पावर नहीं होते उतने जितना कि इनके पास होते हैं। जैसे इनके पास P5 के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब यूनाइटेड नेशन में जितने भी रेजोल्यूशन वो लाए जाएंगे उनको वीटो कर सकता है। अगर इन 5 में से 4 ने कोई भी रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया और किसी एक ने मना कर दिया तो वो फिर हमेशा के लिए मना हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बहुत क्लासिक केस है, हमारे यहाँ पे आतंकवादी जो हमले हुए उनमें से कई सारे के जिम्मेदारी है। जैसे मौलाना मसूद अजहर है, पाकिस्तान का आतंकवादी है, हाफिज़ सईद है, ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, है ना। हमने हमेशा से कोशिश किया है कि इनको ग्लोबल टेररिस्ट का टैग मिल जाए, यानी कि यूनाइटेड नेशन में इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और ग्लोबल टेररिस्ट का टैग मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तान इनको ऐसे छुपा के रख नहीं सकता आसानी से, है ना। फिर उसको बहुत सारे सवालों का जवाब देने पड़ेंगे कि ग्लोबल टेररिस्ट आपके देश में क्या कर रहा है। ऐसे में चाइना ने हमें कई बार ब्लॉक किया हुआ है, रशिया मान गया है, यूएसए मान गया है, जो परमानेंट मेंबर है 5, रशिया मान गया, फ्रांस मान गया है, यूके मान गया है ना, यूएसए मान गया है, पर चाइना वीटो कर देता है। क्योंकि चाइना का पाकिस्तान में काफ़ी आपको पता ही होगा सीपीईसी के तहत बहुत सारे वहाँ पे रोड और हाईवेज और रेलवेज का नेटवर्क बना रहा है। तो चाइना को हमेशा से खतरा रहता है कि अगर हम पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट का टैग दिला देते हैं तो कल को हमारे प्रोजेक्ट्स पे हमला कर सकते हैं। ये बहुत एक मेंटल गेम है, जियो पॉलिटिकल इशू है सारा का सारा, ठीक है। तो चाइना ने हमेशा से वीटो कर दिया जिसकी वजह से हम इन लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट का टैग नहीं दिला पाते। तो इनके पास वीटो पावर होता है, ये वीटो पावर नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं होता। बाकी यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो कभी देखेंगे, ठीक है। तो G4 हो गए वो कंट्रीज जो कि दावेदारी पेश करते हैं, जर्मनी, इंडिया और ब्राज़ील और जापान, ठीक है। ऊपर से कुछ एक कंट्री ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो, मतलब कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, ब्राज़ील को मिल जाए, जापान को मिल जाए, जर्मनी को मिल जाए, बहुत सारे कंट्री जो नहीं चाहते हैं। इंडिया वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन होगा, है ना, हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। वो भैया एकदम बैठ जाता है कि नहीं भैया पाकिस्तान ये इंडिया को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर पता है कि इंडिया को वो भाई हमेशा से रोकने की कोशिश करता रहा। इंडिया कोई इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा तो उसके लिए दिक्कतें वाली बात है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इन चारों कंट्रीज़ का एक्सपेंशन, मतलब इन चारों कंट्रीज़ का परमानेंट मेंबरशिप नहीं होने देना चाहते हैं। यानी कि बेसिकली एक तरीके से जो एक्सपेंशन हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का, वो नहीं चाहते, वो एक्सपेंशन के खिलाफ है। और इसलिए इनको कॉफ़ी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कहा जाता है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का मतलब होता है कि इनसे पूछ के राय मशवरा लिया जाए, ऐसे बहुत सारे कंट्री से राय मशवरा लिया जाए कि भाई एक्सपेंशन होना चाहिए, किसको ऐड करना चाहिए उसमें परमानेंट मेंबर के तौर पे, ये वो, है ना। इनको शॉर्ट में कॉफ़ी क्लब के नाम से बुलाते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, सब याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ एक है जो याद रख लीजिएगा। जैसे पाकिस्तान है,
इंडिया का मेंबरशिप, जो परमानेंट मेंबरशिप का जो दावा है, उसको ब्लॉक करता है कौन? पाकिस्तान करता है। ब्राजील के लिए अर्जेंटीना करता है। देखिए ब्राजील है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो ब्राजील को नहीं चाहता, अर्जेंटीना नहीं चाहता ब्राजील को मिल जाए, पाकिस्तान नहीं चाहता इंडिया को मिल जाए। वहीं पे जर्मनी क्लेम करता है अपना स्पॉट, तो इसको रोकने के लिए उधर से इटली और स्पेन आ जाते हैं, है ना, इटली और स्पेन आ जाते हैं, तो जर्मनी को नहीं देना चाहते। तो ये जर्मनी के लिए इटली स्पेन हो गया। अच्छा, जापान के लिए नीचे साउथ कोरिया हो गया। यहाँ पे साउथ कोरिया है, नहीं चाहता कि जापान को मिल जाए। बेसिकली देख रहे हो कि अपने पड़ोसी मुल्कों को वो नहीं देना चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप का अधिकार, ताकि उनको पता रहे, मतलब उनको संकट से वो बचे रहे कि भाई नहीं, हमारा जो पड़ोसी है वो परमानेंट मेंबर ना बन जाए, क्योंकि उनसे ताकतवर हो जाएगा तो उनको हमेशा दब के रहना पड़ेगा। एक ये भी हिसाब किताब है। इसमें से मेजरली 4-5 कंट्री का आप नाम याद रखिएगा, जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें से एलिमिनेट करना होगा, तो ये आप खाली ये 4-5 नाम याद रहे कि इंडिया को ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान हो गया। ब्राजील का नाम याद है तो अपने आप अर्जेंटीना का याद हो जाएगा, ब्राजील के नीचे अर्जेंटीना। इंडिया का नाम याद है G4 कंट्री में, तो पाकिस्तान अपने आप हो गया। जर्मनी का नाम याद है G4 में, तो भैया स्पेन और इटली अपने आप हो गया। जापान का नाम याद है तो साउथ कोरिया अपने आप हो गया। कितना ईजी है ना, हर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे, इतना आसानी से हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं। कोई भी चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसको किसी चीज़ के साथ लिंक कर दो, किसी चीज़ के साथ रिलेट कर दो, तो बहुत आसानी से याद रह जाता है। क्योंकि अगर एक कड़ी आप भूल भी जाते हैं तो जिससे रिलेट किया था वो आपको याद रहता है, बस ईजी है ना। तो इसमें G4 में हो गया जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, और कॉफ़ी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस में हो गए इनको रोकने वाले, यानी कि जर्मनी को रोकने वाला इटली और स्पेन, इंडिया को रोकने वाला पाकिस्तान, ब्राज़ील को रोकने वाला अर्जेंटीना, जापान को रोकने वाला साउथ कोरिया, और एक दो और भी कंट्री हैं, ठीक है, पर मेनली इनका नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना का बनाया हुआ है, कनाडा भी है, ठीक है, इटली, पाकिस्तान, स्पेन, टर्की, अब तुर्की कहते हैं, ये सारे कंट्रीज हैं। मेनली ये 4-5 का नाम याद रखिएगा जिनका बताया मैंने कॉफ़ी क्लब में, ठीक है। अब आते हैं G7 एंड G8, ठीक है। अब अगर परमानेंट 5 आपको नाम याद हो गए, बिग 5 या P5 हो गया, वो याद हो गए, और G4 याद हो गए, तो देखिएगा G20 कितना आसान हो जाएगा याद रखना, जो कि जहाँ से सवाल 2 या 3 एग्जाम में पूछा गया। अब 20 कंट्री का लिस्ट है भाई, इतना कैसे याद रखेंगे? उसमें से पूछे गए हैं जो P5 में है, G7 में है, ये इसमें था कि उसमें था, बहुत कन्फ्यूजन है, एकदम सॉर्टेड हो जाएगा अभी 1 सेकंड में, देखिएगा। सबसे पहले G7 दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में से आते हैं, है ना। इनका मेनली वही है कि लिबरल डेमोक्रेसी हो, ठीक है, थोड़ा सा टेररिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत सवाल जवाब कर देंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड एंड ऑल, इन सब मुद्दों पे ये सवाल उठाते रहते हैं। तो G7 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले USA हो गया, USA है, कनाडा भी हो गया, दोनों साथ में, USA कनाडा दोनों साथ में हो गए, ऊपर वाला कनाडा, नीचे वाला USA, दोनों हो गए। ऊपर से इधर तो है ही, कौन कौन से देख सकते हैं, 3 कंट्री, UK हो गया, है ना, ऊपर से फ्रांस हो गया, ऊपर से जर्मनी हो गया, और इटली हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 हो गई। यूरोप में याद रखना बहुत आसान है, यूरोप में ही 4 कर लो, बस याद रख लो, यूरोप के 4 कंट्री। हम बड़े इकोनॉमीज की बात करें, ताकतवर देशों की बात करें, तो ये 4 ले लिए हैं, है ना। इसमें से फिर USA और कनाडा जोड़ दो, 6 हो गया, और इधर आ जाता है जापान, 7, है ना। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, G7 का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ G7 पे चर्चा कर रहे हैं, G8 पे बाद में आता हूँ, ठीक है। तो G7 में दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमीज आते हैं, ठीक है। उनमें से आपको याद रखना है कि USA है, कनाडा भी है, 2 हो गए। साथ में यूरोप के 4 हैं, एकदम बगल बगल, कौन कौन? UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये वही सारे कंट्री जो आपको G4 और परमानेंट 5 में दिखे अभी तक, है ना, ये वही सारे कंट्री हैं। 6 हो गए। 7वां जापान है, ताकतवर देशों की बात करें तो जापान भी आ गया, ठीक है। अब इसी में आगे चल के 1997 में, ये 1973 में ये ग्रुपिंग बनी थी, 1997 में जाके G8 जो है, ये G7 है, G8 हो जाता है, क्योंकि इसमें रशिया को इंक्लूड किया जाता है। वो फॉर्मली उसके पहले ऑब्जर्वर के तौर पे तो था, उसमें ऑब्जर्वर होता है जब आप फुल मेंबर नहीं होते, फुल टर्म मेंबर नहीं होते किसी ग्रुप के, बस आप मीटिंग वगैरह में जाते हैं इस तरीके से, तो ऑब्जर्वर के तौर पे पहले से था रशिया। फॉर्मली वो कंप्लीट मेंबर बन जाता है 1997 में, और 2014 में रशिया का जैसा इलेक्शन है ना, तो ये कहीं ना कहीं उंगली करते रहेगा। तो रशिया ने क्या किया, बगल में, रशिया के बगल में इधर एक कंट्री है जिसको यूक्रेन कहते हैं, और यूक्रेन का ये वाला पार्ट को क्रीमिया कहते हैं, वो क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर लेता है। एनेक्स का मतलब होता है फोर्सफुली कब्जा लेना, है ना। और जैसे ये होता है, अब ये सारे जो कंट्री हैं, है ना, रशिया को भगा देते हैं, बोले भैया चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए एक ग्रुप बनाए हैं, और तुम क्या करो, जबरदस्ती एक देश को कब्जा रहो, है ना। तो क्रीमिया को जब से कब्जाया 2014 में, तो रशिया को वापस से निकाल दिया गया, और वो G8 वापस से G7 हो गया। तो G8 बोल के अभी कायदे से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। 2014 के बाद से G8 एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये टर्म बार बार आता है, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। G20 के लिए क्या करना है, ये इतना सारा कंट्री है, देख के ही बड़ा कंफ्यूजन होगा, भाई इतना सारा कौन याद रखेगा, ठीक है। देखिए कैसे याद रखा जाता है, ये काम कीजिए, बस आप याद रखिएगा कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो G4 हैं, और जो G7 है, ये सारे G20 का पार्ट है।
आप याद रखिएगा, ठीक है। G20 की अध्यक्षता भी 1.5 साल पहले इंडिया ने करी थी, है ना। उसी में से पहले G20 था एक्चुअली में, इसमें 21 दिख रहे होंगे, तो G19 प्लस एक्चुअली में देखा जाए तो +2 यूनियंस हैं, 19 देश हैं और 2 ऐसे यूनियन है, यानी कि देश नहीं। यूरोपियन यूनियन आपको पता है, यूरोप के 28 देशों का एक यूनियन है जो कि फ्री मार्केट वगैरह के बारे में, मतलब फ्री मार्केट एस्टेब्लिश करते हैं ये 28 देश मिला के, है ना। उसी को यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। वैसे ही अफ्रीका के लिए अफ्रीकन यूनियन है। तो इस बार अभी जब भारत अध्यक्षता कर रहा था, है ना, जो 20 मेंबर है या 19 मेंबर हैं, 19 कंट्री अगर देखा जाए कायदे से, तो ये 19 कंट्री हर एक साल कोई ना कोई इसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि उसी कंट्री में समिट होगा, उसी कंट्री में बाकी सारे लोग आएंगे और ये रिपीट होगा। 20 अगर 19 अपने अपना कर लिया तो वापस से फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो अभी इंडिया ने किया था, अब उसके बाद आई गेस ब्राज़ील का और साउथ अफ्रीका का बच रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 2 कर लेंगे तो 19 का हो चुका होगा। आई गेस इंडिया 17वां था जो ये किया था, ठीक है। तो 19 और 20 18-19 साउथ अफ्रीका ब्राज़ील हो जाएगा और वापस से फिर रिपीट होगा, फिर से वही यूएसए यूके सब फिर अध्यक्षता करते चलेंगे। तो इंडिया ने जब अध्यक्षता करा तो अफ्रीकन यूनियन को फॉर्मली शामिल किया गया, तो ये G20 जो थे वो 21 हो गए, पर अभी भी इसको G20 कंट्रीज ही कहा जाता है, पर इसमें कंट्रीज 20 भी नहीं है, 19 ही है, याद रखिएगा। 2 यूनियन है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, और ये अभी ताज़ा 1.5 साल पहले शामिल हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो सारे हैं ना, ये हैं ही हैं, यानी कि ये जितने भी हैं, P5 हो गया, G4 हो गया, G7 हो गया, ये सारे जो हैं वो G20 के मेंबर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इसमें से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं, आपको ये 3 अगर याद हो गए ना तो इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, आप देते जाओ। बस P5 में से कौन कौन थे परमानेंट, वही एलाइड पावर्स जो जीत गए थे, है ना, एलिमिनेट करो। चाइना था, हटा दो। फ्रांस था, हटा दो, है ना। कौन था, रशिया था, हटा दो। यूएसए था, हटा दो। यूके हटा दो, हो गया, खत्म। P5 गए। G4 में वही जो दावेदारी पेश करते हैं अपना परमानेंट मेंबरशिप के लिए, इंडिया है, हटा दो। जर्मनी है, हटा दो। और कौन था, जापान है, जापान किधर है, जापान को हटा दो। और एक कौन था, इंडिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील किधर है, हो गया। G4 के भी खत्म हो गए, 4 गए, टाटा बाय बाय। G7 में मैंने बताया दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में आते हैं, उसमें से 4 यूरोपियन कंट्रीज थे, है ना, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली। देखो फ्रांस तो हट चुका है ऑलरेडी, जर्मनी हट चुका है ना, यूके हट चुका है, इटली को भी हटा दो। ऊपर से 2 कंट्री थे, यूएसए और कनाडा, यूएसए को हटा दो, हट ही चुका है, कनाडा को भी हटा दो, हो गया। और एक कंट्री था जापान, जापान को हटा दिया हमने जब G4 देख रहे थे, ये हट गए। देखो इतने सारे कंट्री हट चुके हैं। बस आपको ये मेंबर्स याद रखना है, और याद रखना है कि जो जो G4, G7 और P5 में है वो सारे तो हैं ही हैं G20 के मेंबर, कोई बचेगा नहीं। उनको एलिमिनेट कर दिया, देखो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बस बहुत कम बच गए। कम बच गए, याद रखने का एक तरीका है AA, याद रख लो, ए बोलूंगा तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले 2 कंट्री अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ही आएंगे, ठीक है। ए वही ऐसे बोलूंगा तो वही आएगा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बस हो गया। ऐसे खत्म, ठीक है। अब बच गया मेक्सिको। मेक्सिको कैसे एलिमिनेट कर लीजिएगा, समझिए कि नॉर्थ अमेरिका में जो 3 मेजर कंट्री हैं, ऊपर कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, वो तीनों हैं। तो यूएसए को एलिमिनेट कर चुके हैं, कनाडा को एलिमिनेट कर चुके हैं, मेक्सिको भी एलिमिनेट कर दो। बस खाली आपको 1 या 2 नाम याद रखने पड़ जाएंगे अलग से, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की है, बस। और ये 2 यूनियन है, कंप्लीट, खत्म। कोई माथापच्ची नहीं करना, ये तो आपको ऐसे भी याद करने ही थे, ये याद कर लो अच्छे से, इसका भी लॉजिक बता दिया, ये याद कर लिया, ये अपने आप हो गया। बस खाली जो एक्स्ट्रा बच गए, ए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऐसे सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, हो गया। ऊपर से मेक्सिको को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के भी सारे हैं समझ लो, तो यूएसए, कनाडा तो ही, मेक्सिको का भी समझ लो। नीचे वाले ग्वाटेमाला वो सबको छोड़ो, छोटे कंट्रीज नहीं, बड़े वाले। मेक्सिको को एलिमिनेट कर दिया, बच गए कौन सा, ये बच गया था खाली इंडोनेशिया और तुर्की है, बस ये 2 याद कर लो, खत्म, 20 हो गए। बाकी 2 तो यूनियन है ही, हो गया, इजी। अब इसी में आता है एक और टर्म, इसको कहते हैं G33, है ना। अब इसमें 33 देशों का नाम आपको याद नहीं रखना, बस आप समझ लो ऐसा कि इनको कहा जाता है, ये एक ऐसे कंट्री हैं जो कि बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, है ना, जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाया जाता है दुनिया के डेवलप्ड नेशंस वगैरह में, उनको कम किया जाए, मतलब बेसिकली तरीके से उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है, ये जो खेती वेती करते हैं ये देश, उनका जो एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है दूसरे देशों में, उसको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा टैक्स वगैरह ना लगाया जाए, यानी कि काइंड ऑफ फ्री ट्रेड, उन सब चीज़ों को लेकर उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं नहीं इसमें, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे एशियन है, अफ्रीकन है, इस तरीके से कंट्रीज़ हैं। आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, बस इसमें से खाली याद रख लीजिएगा कि इंडिया मेंबर है, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है और चाइना मेंबर है, ये तीनों मेंबर हैं, बस ये याद रख लीजिएगा। कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो यही 3 पूछे जाएंगे, है ना। ये तीनों मेंबर हैं G33 के, ठीक है। पाकिस्तान G20 का भी नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इंडिया किसका किसका है, G33 का है, G20 का है, G7 का नहीं है, पर G4 का है, ठीक है। पाकिस्तान किधर है, G4 का अपोजिट वाले में, रुकने वाले में, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस वाले में, ठीक है। और ये इसमें खेती वेती वाले में ना, खेती बाड़ी करने वाले देश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हो गया, खत्म।
अब ऐसे ही देखिए, ये है पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। हालांकि एक बार को टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ये एनी मतलब एनी केस मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ऊपर से फिर वो जल्दी से सोचेंगे कि भाई 3 बार 4 बार रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। मत करो ऐसा। उससे अच्छा है कि एक ही टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, याद हो जाना चाहिए। अब यहीं पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें मैं एक एक करके एक एक कंटिनेंट के सारे कंट्रीज़ का लोकेशन याद करवाऊंगा। आप देखेंगे किस तरीके से कितना आसान है। मतलब एशिया में लगभग 50 कंट्री है, सबका लोकेशन याद हो जाएगा, ऐसे याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वही बताने वाला हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे अलग अलग सिटीज़ का वो दे दिया, नाम दे दिया, और पूछा गया है कि इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम जाएंगे तो इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ। अब आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ लाई करता है, तभी तो उसका ये कैपिटल है, ये अच्छा ऊपर होगा, ये नीचे होगा, इस तरीके से। तो बहुत ज़रूरी है कि सबका लोकेशन याद हो, क्योंकि पेपर जो पैटर्न है ना बहुत चेंज हो गया। उसमें आप चाहते, जो अभी तक एग्जामिनर का जो दिख रहा है लास्ट 2-3 साल से, वो ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, ग्लोब को ऑब्जर्व करो, मैप को ऑब्जर्व करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पढ़ाई के अप्रोच में भी चेंजेस आने चाहिए। और वो नेक्स्ट वीडियो में एशिया का सारे कंट्रीज याद कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।